इज द सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। हम जो देखते हैं वो SpO2 है। वो क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ के बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल तक पहुंचता है। वहां जाके उसका कैलकुलेशन होता है और उसमें ATP रिलीज होता है। जो ATP मतलब एनर्जी, जो एनर्जी हमें सब कुछ करने के लिए यूजफुल है। तो वो मॉनिटरिंग करना जरूरी है SpO2। अगर हीमोग्लोबिन जिसका कम है, समझो कि 5 हीमोग्लोबिन है, उसका भी सेचुरेशन तो 100% बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका जितना भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है उसके साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो तो बराबर ही है, लेकिन डेफिशिएंसी का है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन जितना है उसके साथ ऑक्सीजन बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन SpO2, सिर्फ SpO2 मॉनिटर ना करें, दूसरा भी साथ में सारे पैरामीटर्स हमको मॉनिटर करना जरूरी है। हाइपोक्सिया क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन कमी की हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम मिल रहा है, उसकी वजह से टिश्यू में सारे चेंजेस होते हैं, एसिडोसिस होता है और पूरा ATP रिलीज नहीं होता है। उसके कारण लास्ट में हमें सेचुरेशन कम मिलता है। दूसरा टर्म्स है हाइपरकार्बिया। हाइपरकार्बिया मतलब सिर्फ ऑक्सीजन ही जरूर नहीं है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उसको भी मेजर करना जरूरी है। और उसको अगर उसका लेवल बॉडी में बढ़ता है तो उसको हाइपरकार्बिया बोलते हैं, मतलब कि CO2 का टेंशन बॉडी में ज्यादा है। वे ऑक्सीजन थेरापी में आते हैं। ऑक्सीजन कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस है। जब ऑक्सीजन थेरापी किसको बोलते हैं कि हम जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेते हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कोई भी कारण हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, या अभी कोविड न्यूमोनाइटिस हो, कुछ भी हो, उसमें अगर ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और अगर हम बाहर से ऑक्सीजन देते हैं उसको ऑक्सीजन थेरापी बोलते हैं। बहुत सारे वेज है देने के, वो हम देखते हैं बाद में। बॉडी में हम लोग एटमॉस्फेयर से कितना % ऑक्सीजन लेते हैं? 20 या 21%। हम अगर 21% पे फिक्स रहते हैं तो 21% गिन के चलते हैं। उसको हम बोलते हैं FiO2। FiO2 मतलब फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। एटमॉस्फेयर से हमें 21% मिलता है और जो हम बाहर निकालते हैं जब एक्सपीरेशन करते हैं उसमें कितना होता है? 16%। अगर हम 21%, 5% यूज होता है। नॉर्मल फंक्शंस के लिए सिर्फ 5% ऑक्सीजन ही जरूरी है। अगर हम फिजियोलॉजिकली जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कुछ दूसरी तकलीफ होती है या नॉर्मल ज्यादा एक्टिविटी होती है, तब वो 5% से लेके 50% तक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसलिए FRC जरूरी है। जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है वो बढ़ानी जरूरी होती है। वो गैस में जब रिजर्व रहता है, जब वो यूटिलाइज करना होता है तभी यूज करता है। नॉर्मली वो 5% ही यूज होता है। तो ये हो गया FiO2। अब हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन हमारे पास आता है वो लिक्विड से प्रेशर होकर सिलेंडर में कंप्रेस होकर आता है। सिलेंडर में कंप्रेस होकर आता है, उसमें प्रेशर कितना होता है? करीबन जंबो सिलेंडर में 2200 PSI मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इतना प्रेशर से वो सिलेंडर में गैस भरा हुआ रहता है। नॉर्मली हम टायर में, जो 4 व्हील के टायर, उसमें 30 PSI रखते हैं। तो समझ लीजिए आपके कितना प्रेशर होता है सिलेंडर में। उसको हम डायरेक्टली दे नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ये लोग एक गोस यूज करते हैं जो रेगुलेटर होता है, FA रेगुलेटर बोलते हैं इसको, फाइन एडजस्टमेंट रेगुलेटर। ये क्या करता है, वो जो 2200 प्रेशर है उसको घटा के 60 PSI लाता है। हमारे बॉडी के अंदर हमको जो ऑक्सीजन चाहिए वो 60 PSI तक चाहिए, तो ये 60 PSI वो कर देता है। साथ में इसके एक फ्लो मीटर लगा होता है जिससे हम फ्लो एडजस्ट करते हैं। और उसके नीचे है ह्यूमिडिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? नॉर्मली हमारी बॉडी 400-500 टाइडल वॉल्यूम लेने की आदत में होती है। हम टाइडल वॉल्यूम जो लेते हैं वो 400-500 ही श्वास लेते हैं एक ब्रीथ में। ये ऑक्सीजन थेरापी अगर यूज करना चालू करते हैं तो 1-2 लीटर ऑक्सीजन अगर हम देना चालू करते हैं तो ये बॉडी टॉलरेट नहीं करता है। नाक के पास में एक साथ 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर अगर ऑक्सीजन आएगा तो आदमी टॉलरेट नहीं करता है। और दूसरा क्या होता है, जब नॉर्मली हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं तब हमारे नोस्ट्रिल्स में ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल हैं, जो वो गैस को, ड्राई गैस आता है सिलेंडर में, उसको कूल करके ह्यूमिडिफाई करके पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में भेजते हैं। अगर हम ये डायरेक्टली जो गैस ले लेते हैं, ड्राई गैस, तो क्या होता है, नेजल में सारा डैमेज करता है वो, साथ में स्केलिंग होता है और ड्राई हो जाने की वजह से वो फट जाता है, उसके अंदर स्केब इकट्ठा होता है, इन्फेक्शन होता है और बाद में आप देखते हैं म्यूकोरमाइकोसिस और ये सब सारे डिसीज होते हैं।
तो हमें हमेशा ह्यूमिडिफाई गैस ही यूज़ करना है। तो ह्यूमिडिफिकेशन के सारे स्पेसिफिक इसमें बाद में आप जागृति बहन बताएंगे कि किस तरह उसको एसेप्टिक प्रिकॉशन रखना है। ये ह्यूमिडिफाई जरूरी है। जब हम सेंट्रल ऑक्सीजन में लगाते हैं तब सेंट्रल ऑक्सीजन जहाँ होता है वहाँ ह्यूमिडिफाई नहीं रहता है, पेशेंट के एंड पे ह्यूमिडिफाई लगा हुआ होता है, वहाँ से हम यूज़ करते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि कौन सी मेथड्स हैं। ऑक्सीजन थेरापी बहुत वाइड टॉपिक है, 3 घंटे भी कम लगेंगे। मैंने जितना अपने को यूज़ करना है उतना शॉर्ट करके मैं बता रहा हूँ। फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, बराबर है स्पीड, ठीक है। अब ये मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन सी मेथड हम देखेंगे अभी। उसके पहले देखते हैं 2 पार्ट में डिवाइड है, लो फ्लो सिस्टम और हाई फ्लो सिस्टम। लो फ्लो सिस्टम में नेजल कैन्यूला है, मास्क है और ये रीब्रीथिंग मास्क है। हाई फ्लो सिस्टम में वेंचुरी मास्क है, HFNO है, या डायरा कप जब एंडोटेकल ट्यूब या टेक्स्टोमी से ऑक्सीजन देते हैं, वेंटिलेटर्स थे, उसको हाई फ्लो बोलते हैं। अब आज हम देखेंगे नेजल कैन्यूला, सिंपल मास्क, रीब्रीथिंग मास्क, नॉन रीब्रीथिंग मास्क। बाकी ये सब खाली प्रोटोकॉल्स के लिए रखे। सिंपल नेजल कैन्यूला एडवांटेज है कि हम हर लीटर पे हमारा FiO2 हम रफली एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम 1 लीटर पे नेजल प्रोंग रखते हैं तो 24% FiO2 जाता है, मतलब 20% अगर गिनते हैं तो 4% बढ़ता है हर लीटर पे। 2 लीटर करेंगे तो 28% करेगा। अब हम इसको 10 लीटर करेंगे तो 60% नहीं हो जाएगा। 6 लीटर के ऊपर कोई भी एडवांटेज नहीं है नेजल प्रोंग्स के ऊपर। आपका वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, 6 लीटर से ज़्यादा आपने करा तो 44% से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ उसको लिमिट रखना है। नेजल प्रोंग में है तो 5 लीटर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ऐसे भी 4-5 लीटर से ज़्यादा पेशेंट टॉलरेट ही नहीं करता। इतना सारा नेजल नाक के पास में इतना जोर से ऑक्सीजन आता है तो कोई भी आदमी इतना टॉलरेट नहीं करता है। तो हम रफली 4 to 5 लीटर नेजल प्रोंग्स में ऑक्सीजन रखेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, ये नेजल प्रोंग के साथ में खा पी सकता है, बात कर सकता है, सिंपल है, इजी है, होम पे यूज़ कर सकते हैं हम। डिसएडवांटेज क्या है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो या माउथ ब्रीदर हो उसके लिए यूज़ नहीं हो सकता ये, और ये इजीली डिस्लॉज हो जाता है नाक के पास से। हमने लगा रखा है लेकिन नाक के से बाहर निकल गए प्रोंग्स, तो वो नाक में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसका SpO2 क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो स्किन इरिटेशन कर सकते। फेस मास्क, फेस मास्क में हम 3 वेराइटी देखेंगे, सिंपल ऑक्सीजन मास्क, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क और नॉन रीब्रीथिंग मास्क। सिंपल मास्क है, ये सिंपल मास्क सबको मालूम है, एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक का मास्क है। इसके ऊपर एक मेटल क्लिप होती है, जिस तरह हमारे N95 में मास्क में क्लिप होती है, इस तरह की ये क्लिप है। इसको बराबर फिट करना है। उसके साथ में एक नेजल ट्यूब है और स्ट्रैप्स है, और ये एक्सहेलेशन पोर्ट दिए गए हैं। काफ़ी कंपनियों के मास्क में एक्सहेलेशन पोर्ट पे एक सील लगा होता है। जब पहली बार यूज़ करने के लिए यूज़ करो तब वो एक्सहेलेशन पे से वो स्ट्रैप्स निकालना है, स्टिकिंग निकालना है। अगर हम स्टिकिंग नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, पेशेंट एक्सहेलेशन बाहर नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाने की वजह से उसको हाइपरकार्बिया होगा, CO2 जमा होगा, CO2 रीब्रीथ होगा। रीब्रीथ मतलब कि जब रीब्रीथ किसको बोलते हैं, अगर CO2 जो बाहर निकलने की एटमॉस्फेयर में जाने के बदले खुद का श्वास में वापस जा रहा है, मतलब CO2 ही वो ब्रीथ कर रहा है, तो उसको रीब्रीथ बोलते हैं। तो ये सिंपल मास्क है आपका। इस तरह का मास्क आता है जो क्लिप के साथ में नेजल पे फिट करना जरूरी है। इसमें हम कितना डिलीवर कर सकते हैं, इसमें हम 35 to 60% ऑक्सीजन तक डिलीवर कर सकते हैं। नेजल प्रोंग में 45 से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम 6 to 10 लीटर्स तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके जो प्रॉब्लम है इसमें ये कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज क्या है कि टाइट सील रिक्वायर है। इसका जो अगर हमने सीलिंग बराबर नहीं किया तो ऑक्सीजन जाने की बजाय वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सपीरेशन बराबर नहीं कर पाए तो भी तकलीफ होगी और ये रीब्रीथ करेगा। इसलिए इसका टाइट सील होना जरूरी है। जैसे हम N95 को टाइट सील करते हैं तो ही हमें एडवांटेज मिलता है। अगर लूज रह गया तो चांसेस अपने वायरल इन्फेक्शन के ज़्यादा है। नोज और माउथ में बहुत टाइम के लिए रखना डिफिकल्ट होता है। ईटिंग और टॉकिंग करने में इनको तकलीफ होती है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है नेजल प्रोंग से। अब नॉन रीब्रीथिंग मास्क, ये काफ़ी यूज़ किया है हम सब लोग ने ये सेकंड फेज में। नॉन रीब्रीथिंग मास्क मतलब क्या है, NRBM जो बोलते हैं, नॉन रीब्रीथिंग मास्क। इसका क्या मतलब है,
पेशेंट कोई भी कंडीशन में इसमें से CO2 ब्रीथ नहीं कर सकता। द मास्क प्रोवाइड्स 90%, 100% लिखा है लेकिन इतना नहीं होता है, 90% के आसपास FiO2 हम इससे मिल सकता है। हमें फ्लो कितना रख सकते हैं, 6 से 15 लीटर तक रख सकते हैं। इसमें कोई नेजल प्रोंग जैसी लिमिटेशन नहीं है कि 4-5 लीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते। सिंपल मास्क है, इसके अंदर एक वन वे वाल होता है, वो वन वे वाल ऑक्सीजन के दूसरे एंड पे लगा हुआ होता है। उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट ब्रीथ करता है, जब नेगेटिव प्रेशर नाक पे, नोज पे या माउथ पे क्रिएट करता है, तब वो वाल खुलता है, तभी सिर्फ ऑक्सीजन उसके अंदर जाता है और CO2 जो है पूरा बाहर निकल जाता है। इन बिटवीन पेशेंट अगर ब्रीथ करता है, एक्सेल करता है, तो वो वाल क्लोज हो जाता है, उसमें से CO2 वो वाल में भी बैग में नहीं कलेक्ट होता है और सिर्फ ऑक्सीजन ही वो बैग में कलेक्ट होता है। और पेशेंट जब ब्रीथ करता है तब ऑक्सीजन ही जाता है, CO2 नहीं जाता है, इसलिए इसको नॉन रीब्रीदर मास्क बोलते हैं। इसका एडवांटेज है ये ऑक्सीजन रिजर्वियर रहता है तो ऑक्सीजन वेस्टेज भी कम होता है। एडवांटेज क्या है, हाई पॉसिबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम दे सकते हैं। हमने देखे नेजल प्रोंग से ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं बढ़ता है, NRBM लगाने के बाद तुरंत बढ़ जाता है। सुटेबल पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग होता है तब इसके लिए सुटेबल है। डिसएडवांटेज है, लॉन्ग टर्म टॉलरेट नहीं करता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। माल फंक्शन हो गया, आपने बराबर उसको फिटिंग नहीं किया तो CO2 वो बिल्टअप हो सकता है, हाइपरकार्बिया हो सकता है। इसलिए मास्क लगाने में जरा भी जल्दी नहीं करिए, शांति से उसको बराबर प्रॉपर वे में लगाना जरूरी है। उससे सफोकेशन हो सकता है और अनकंफर्टेबल रहता है पेशेंट। वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क ये वेंचुरी प्रिंसिपल पे है। वेंचुरी प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम जैसे पाइप से पौधे में पानी देते हैं, उसके आगे जो वाल लगाते हैं जिससे फोर्स से ऑक्सीजन पानी जा सकता है, वही प्रिंसिपल ये लोग ने इसमें लगा रखा है वेंचुरी प्रिंसिपल से। हम इसमें वेरिएबल इसके कलर कोड रहते हैं, ब्लू कलर 25% के लिए रहता है और ग्रीन कलर 60% FiO2 का रहता है। ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को बेंड करके इसमें प्रोवाइड करता है। इसके जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए, जितना FiO2 चाहिए, उसके हिसाब से ये यूज करने होते हैं। इसको सिंपल मास्क के आगे लगाना होता है। ये वेंचुरी प्रिंसिपल्स पे काम है। मास्क का, तीनों मास्क का पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। अगर नेजल कैंडुला यूज करते हैं तो हम कितना फ्लो रख सकते हैं, 0.5 to 6 लीटर तक रख सकते हैं। FiO2 हमको कितना मिलेगा, 24 to 40% तक, मैक्सिमम 5 to 6 लीटर तक ऑक्सीजन ला सकते हैं। सिंपल ऑटो मास्क, सिंपल ऑटो मास्क में फ्लो 6 से 10 रख सकते हैं। FiO2 हमको 35 से 50% तक मिल सकता है। यूज मिनिमम 5 लीटर, मिनिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मास्क लगा दिया और 2 लीटर ऑक्सीजन रखा और बोलेंगे कि SpO2 बढ़ नहीं रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप कोई भी तरह का मास्क लगाते हो पेशेंट में, मिनिमम फ्लो 5 लीटर रखना ही पड़ेगा आपको। आप नहीं रखोगे तो क्या होगा, एक्सेलेशन, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी टाइम होता है 1:3। एक अगर इंस्पिरेटरी टाइम है तो 3 एक्सपिरेटरी टाइम होता है, 3 टाइम्स एक्सपिरेशन करता है पेशेंट। अगर पेशेंट के ऊपर मास्क लगा रखा है आपने और पेशेंट एक्सपायर कर रहा है, उसके पहले ही दूसरा ब्रेथ आ गया और आपके जो आप ऑक्सीजन उसको दे रहे हो वो तो 2 लीटर दे रहे हो, ताकि वो उसने उसके पास्ट ब्रेथ में ही पूरा कर दिया है उसने। तो हमें 5 लीटर तक फ्लो रखना कंपलसरी है। अगर हम मास्क लगाते हैं 2 लीटर 3 लीटर लगा दिया, बोलेंगे ठीक है पेशेंट का सेचुरेशन नहीं बढ़ रहा है, ये तो कोविड है, इसमें ऐसा ही होता है, ये एडवाइजेबल नहीं, ये हम गलत कर रहे थे। मतलब अब आप खुद भी आप समझ लो कि 5 लीटर से कम ऑक्सीजन अगर कोई भी मास्क है तो नहीं चलेगा। दूसरा रिजर्वियर में NRBM मास्क है, उसमें हम 10 से 15 लीटर तक यूज कर सकते हैं, 60 to 90% तक हमको FiO2 मिलता है। वेंचुराइजर, नेबुलाइजर में सब वेरिएबल्स हैं उसके फ्लो के हिसाब से। दूसरा HFNO है, ये हमने फर्स्ट वेव में जो लास्ट ईयर काफ़ी यूज़ किया था, ये बार यूज़ कर नहीं पाए क्योंकि ऑक्सीजन की क्राइसिस थी। ये ऑक्सीजन ज़्यादा थोड़ा यूज़ 40 to 50 लीटर तक यूज़ करता है। ये क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी नेजल ऑक्सीजन। जब हम 10-15 लीटर मास्क से देते हैं तो पेशेंट अनकंफर्टेबल रहता है, टॉलरेट नहीं करता है और SpO2 भी अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये लगाने से ये ह्यूमिडिफाइड वार्म ऑक्सीजन देता है और साथ में इसमें ब्लेंडर भी होता है। आपको कितना FiO2 रखना है वो आप एडजस्ट कर सकते हो और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट ईयर यूज़ किया है, नवसारी में काफ़ी हॉस्पिटलों में है और यूज़ करते भी हैं। अब आता है अम्बुबेग। जिस तरह रामायण में हनुमान था, इस तरह रेस्पिरेटरी केयर या ऑक्सीजन थेरापी में ये अम्बुबेग हनुमान का काम करता है।
आपने कोई भी सेटिंग किया वेंटिलेटर पे, या आपका पेशेंट डिस्कम्फर्ट है या कोई भी तकलीफ हो रही है आपको, सब कुछ निकाल दीजिए, अम्बू बैग लगा दीजिए। अम्बू बैग में साथ में रिजर्वियर बैग आता है, बता दो, और साथ में ट्यूबिंग आती है, ये आप लगा दिया रिजर्वियर के साथ में, तो आपका ये करीब करीब 95% से अप ऑक्सीजन FiO2 देगा और पेशेंट आपका कंफर्टेबल हो जाएगा। मीनवाइल आप जो आपका वेंटिलेटर सेटिंग से या जो वेंटिलेटर का रेक्टिफाइड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर लीजिए। ये काफ़ी एडवांटेज होता है। पेशेंट को शिफ्ट करना है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या MRI में, CT स्कैन में, कहीं भी अम्बू बैग पर शिफ्ट करिए, साथ में रिजर्वर बैग लगाना जरूरी है, ताकि इसमें भी जो वेस्टेड ऑक्सीजन रहता है वो इसी में रहता है और ये हम नेक्स्ट ब्रेथ में पेशेंट ज़्यादा एनरिच ऑक्सीजन ले सकता है। इस तरह का ये अम्बू बैग का मैक्सिमम यूज़ करिए। कुछ भी पता नहीं चल रहा है, सब कुछ निकाल के अम्बू बैग से वेंटिलेट करिए पेशेंट, आपका पेशेंट 100% कंफर्टेबल हो जाएगा। अम्बू बैग का फुल आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है। उसके बाद आता है बेन सर्किट। ये बार काफ़ी हॉस्पिटलों ने बेन सर्किट यूज़ करी है। बेन सर्किट में हमने मालूम ही है किस तरह लगाना है। एक एंड पेशेंट एंड होता है जिसके ऊपर आप मास्क लगा सकते हैं, दूसरा एंड होता है जो ऑक्सीजन में जाता है, जिसको ये कनेक्टर कट करके आपको सिलेंडर के जो ह्यूमिडिफायर का वाल है उसमें लगा देना होता है। तीसरा APL वाल है जहाँ से हम एडजस्ट करते हैं, APL वाल और बैग है। अगर आपको APL वाल और बैग में एडजस्टमेंट करने का नहीं आ रहा है तो उसको वहाँ से डिटेच कर दीजिए, वो वाइट कनेक्शन निकल जाएगा। सिर्फ ये बैग मूवमेंट नहीं होगी पेशेंट की, आपको नहीं पता चलेगा, बाकी पूरा फंक्शन एज इज करेगा। इसका एक डिसएडवांटेज है, 1-1.5-2 घंटे के बाद यूज़ करने में ये रीब्रीथिंग होता है इसमें भी, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म यूज़ करिए। अल्टरनेटिव नेजल NRBM मास्क और बेन सर्किट के बीच में इसको अल्टरनेटिव यूज़ करिए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। NRBM से भी सेचुरेशन बढ़ता है, मेंटेन कर सकता है, और बीच में अगर आपका नहीं हो रहा है तो ये बेन सर्किट से आप करना है, फिर धीरे धीरे प्रोन करना है, डायरेक्टली प्रोन नहीं करना है। अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, उसको प्रोन करने में बहुत संभालना होता है, कोई भी बोन्स या कहीं से भी डिसलोकेशन नहीं हो जाए, ये इसका ध्यान रखना होता है। प्रोन पोजीशन में 2 पिलो शोल्डर चेस्ट के नीचे, 1 पिलो नेक के पास, 1 किलो लेग के पास, इस तरह की पोजीशन रखनी होती है। इस तरह की पोजीशन में जब आप चेंज कर रहे हो तब आपको जो भी पेशेंट मास्क है, NRBM मास्क है या नेजल प्रोंग जो भी लगा हुआ है वो कंटिन्यूस रखना है, वो निकालना नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि प्रोन पोजीशन करते करते आपका सेचुरेशन कम हो जाए और आप बोलोगे कि प्रोन में पेशेंट कंफर्टेबल नहीं रहा, SpO2 नहीं बढ़ रहा है। उसको आप कंटिन्यू रखिए। जब प्रोन पोजीशन होता है तब NRBM एडवाइजेबल है, उस पर रखिए। जब पेशेंट 2-2.5 घंटे बाद सुपाइन होता है या सीधा करते हैं उसको, तब आप उसमें NRBM यूज़ कर लिए या बेन सर्किट यूज़ कर लीजिए। जब प्रोन होता है तो फिर से एक्सचेंज करना है, ऐसा नहीं एक बार प्रोन कर दिया उसको बोल दिया आप रात 2 दिन तक प्रोन में ही सोते रहो, ऐसा नहीं करना है। उसको सुपाइन करना है तो आपको मास्क लगा देना है। जब मास्क लगाते हो, NRBM या सिंपल मास्क भी लगाते हो, पेशेंट जब ईटिंग या ड्रिंकिंग करने की बात करता है तब उसको क्या करना है, नेजल प्रोंग में कन्वर्ट कर देना है, ताकि नेजल प्रोंग से भी ऑक्सीजन जाता रहे। आदमी खाना खा रहा है या जो कुछ कर रहा है वो उसका पूरा हो जाए, उसके बाद फिर NRBM लगा दीजिए। या नेजल प्रोंग भी नहीं है आपके पास, उस टाइम आपको तकलीफ हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, मास्क लगा नहीं रखिए, उसको बोलिए कि खाना मुंह के पास आए तब थोड़ा सा मास्क नीचे उतार के मुंह में रख लीजिए, फिर वो मास्क चढ़ा दीजिए NRBM। इस तरह भी कर सकते हो आप, ताकि ऐसा नहीं करना है कि खाना खाने बैठा तो मास्क बंद है, आधा घंटा तक उसने खाना खाया, आधा घंटा तक ऑक्सीजन गया ही नहीं, आपकी 6 घंटे की 7 घंटे की मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए किसी भी तरह उसको, अगर वो ऑक्सीजन पे है तो ऑक्सीजन उसको चालू रखिए। टारगेट 94-95 का SpO2 का रखोगे तो चलेगा। कोविड में 100% SpO2 के एक्सपेक्ट मत करिए, 94 होगा तो भी चलेगा, आप उसको तो एक्सेप्टेबल लिमिट है चलाइए। उसके बाद आता है टीपीस या एंडोटेकल ट्यूब। इसमें हमको ऑक्सीजन देना हो तो कैसे देंगे, टीपीस से ऑक्सीजन देते हैं हम लोग। टीपीस क्या होता है कि अकर्स व्हेन इंस्पिरेशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। उन्होंने क्या डेफिनेशन में प्रोलॉन्ग टाइम दिया है, 50% ओवर 24 to 48 आवर्स। हमने तो 100% कई दिनों तक दिए हैं, तो आप समझ लो कि क्या होगा। साइन सिम्टम्स क्या है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के, नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, नोजिया, वॉमिटिंग, सबस्टर्नल चेस्ट पेन, फटीग, नेजल स्टिफनेस, हेडेक, सोर थ्रोट, हाइपोवेंटिलेशन, नेजल कंजेशन, डिस्पनिया, इंस्पिरेटरी पेन। ये सारे सिम्टम्स कोई भी वायरल फीवर के हैं। तो हम ये कंफ्यूजन में होते हैं कि ये फीवर के सिम्टम्स है, ये डिजीज के सिम्टम्स है या ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स है। तो जहाँ तक हो सके आप ऑक्सीजन का यूज़
मिनिमम करें, मिनिमम से अगर आप पेशेंट सेटल कर सकते हो तो ज़्यादा लेने का जरूर नहीं है भाई। 2 लीटर पे ऑक्सीजन सेट फ्लो से सेट हो रहा है तो हम 5 लीटर 8 लीटर क्यों दें नेजल फ्लो होंगे तो। अगर मास्क है तो 5 लीटर तो मिनिमम देना है। तो ये याद रखिए, ऐसा नहीं है कि 10 लीटर भी जा रहा है तो जाने दो ना, अपना क्या जा रहा है, वो वेस्टेज भी हो रहा है और साथ में उसका कॉम्प्लिकेशंस भी कर रहा है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी कर रहा है। दूसरा होता है रिट्रोलेंटर फाइब्रोप्लासिया, ये प्रीमेच्योर बच्चों में होता है। ऑप्टिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है ज़्यादा ऑक्सीजन देने में प्रीमेच्योर बच्चों में, और बाद में उनको कैटरेक्ट हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब हम एडल्ट में देखते हैं एब्सॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस मतलब क्या, आपका एल्वेओलाई टोटली कोलैप्स हो गया है, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सचेंज में काम नहीं कर रहे हैं एल्वेओलाई। लंग्स में हमको मालूम है कि फुल ऑफ एल्वेओलाई है, तो ये सारे जो डिस्टल एल्वेओलाई होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। वो क्या होता है एब्सॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस मतलब, हम जब ब्रीथ करते हैं नॉर्मली तब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस रहते हैं हमारे में। 80% नाइट्रोजन है, सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन सोल्यूबल गैस नहीं है, तो वो एल्वेओलाई में रहता है, तो एल्वेओलाई खुला रहता है। अब ऑक्सीजन अगर 100% देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन वेरी सोल्यूबल गैस है, वो ब्लड में पूरा सोल्यूबल एक्सचेंज हो जाता है और ये लंग जो एल्वेओलाई कोलैप्स हो जाता है इनको। अब इसको फुलाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स से ऑक्सीजन से किसी भी तरह से ऑक्सीजन या बाइपैप या वेंटी से दे रहे हो, लेकिन डिस्टल एल्वेओलाई तक जाके ये खुलता ही नहीं है, वहाँ तक फोर्स पहुँचता ही नहीं है इसको ओपन करने में। और करते भी हो तो जब वो 100% ऑक्सीजन देता है तो फिर से वो कोलैप्स हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। ये एक ऑक्सीजन का कॉम्प्लिकेशन है और ये काफ़ी देखते हैं, इसमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनाइटिस में भी इसी का काम है, मेन काम ही एब्सॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस है। तो हम जहाँ तक हो सके 100% ऑक्सीजन न दें तो ज़्यादा अच्छा है, जितना कम यूज से हम बेनिफिट ले सकते हैं उतना लेने का। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रखना है, हमेशा इसको ऑपराइट रखना है, 10 फीट दूर रखना है फ्लेम से, किसी के ऊपर गिरे नहीं, इस तरह इसको किसी से बांध के रखना है। और पेशेंट के फेस पे पेट्रोलियम जेली यूज़ नहीं करनी है, वाटर बेस्ड जेली यूज़ करनी है। और जब भी एम्प्टी हो जाए तब उसको आराम से शांति से एक्सचेंज करिए। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काफ़ी यूज़ किए हैं सबने घर में, किस तरह यूज़ करना सभी को मालूम है। इसके जो ह्यूमिडिफायर है, इसके स्पेसिफिकेशन है वो भी सबको मालूम है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये देखते हैं हम। प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन मेथड में टाइम करता है, एयर लेता है एटमॉस्फेयर से, फिर पार्टिकल फिल्टर करके उसको कंप्रेस करके जियोलाइट प्लेट होती है उसमें से जाके वो ह्यूमिडिफाई करके ऑक्सीजन रिजर्वियर में कनेक्ट होता है। जब जैसे एटमॉस्फेयर में 90% 80% नाइट्रोजन रहता है, उसको ही वो कन्वर्ट ऑक्सीजन में कर देता है ताकि हमको 90 to 95% FiO2 वाला गैस मिले। इसमें भी एक बहुत बड़ी फ्लो स्पेसिफिकेशन है। इसमें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसा नहीं है कि जितना फ्लो बढ़ाओगे उतना FiO2 बढ़ेगा। इसमें 1 से 4 लीटर तक 90 to 95% FiO2 मिलेगा। 6 लीटर से ज़्यादा जाओगे तो FiO2 कम हो जाएगा। मतलब जिस तरह फ्लो बढ़ाओगे आपको FiO2 कम मिलेगा। इसमें 5 लीटर 10 लीटर 12 लीटर के अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम उस पर डिसीजन लेना है कि इसको अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से देना है तो कम फ्लो रखेंगे 4 लीटर तक। तो 4 लीटर तक हम किस में रख सकते हैं, नेजल प्रोन्स में। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ में नेजल प्रोन्स ही यूज करिए तो बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप मास्क से यूज कर रहे हैं या NR बीम यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 5 लीटर फ्लो तो रखना ही है। तो 5 लीटर फ्लो रखोगे तो FiO2 आपको कम मिलेगा। तो आप उसका जो सेचुरेशन है उसको एक्सेप्ट करिए कि भाई ये प्रॉब्लम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का है। तो जहाँ तक हो सकता है सिलेंडर मिलते हैं तो सिलेंडर से, अभी तो मोस्टली सारे प्रॉब्लम सिलेंडर्स के निकल ही जाएंगे, नवसारी में काफ़ी प्लांट आ गए। तो जब भी यूज़ करें तब नेजल प्रोंग एडवाइजेबल है इसके साथ में। इससे ऊपर अगर जाना है 10 लीटर 12 लीटर तो हमको माइंड में सेट रखना है कि FiO2 हमें कम मिलेगा। ये स्पेसिफिकेशन, फ्लो स्पेसिफिकेशन हर कंपनी का है और हर कंपनी के साथ यही फ्लो रहता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर से लेस डेंजरस है। हम इनसाइड, होम साइड, आउटसाइड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, या अपने कार के प्लग से भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब एडवांटेज है इसके, लेकिन फ्लो स्पेसिफिक डिसएडवांटेज। और इसका डस्ट कंटामिनेशन होता है, जियोलाइट, उसको वो करना रहता है।
और इसके फिल्टर के स्पेसिफिकेशन हर कंपनी के अलग अलग होते हैं। किसी के 200 आवर्स में, किसी के 100 आवर्स में फिल्टर चेंज करने का रहता है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सर्व मोर टू ह्यूमैनिटी।